हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद जो डेली वीडियो बनाता था वो कुछ काम की वजह से और बीच में भी तबीयत ख़राब हो गया था तो नहीं बना पाया। तो आज से कंटिन्यू बनाऊंगा। कल तो सोच रहा था एक बनाने के लिए, मैं कहा चलो छोड़ो, फेड की रिपोर्ट मतलब पॉलिसी आने दो, उसके बाद फिर बनाते हैं सुबह। अब मार्केट खुल चुका है, अभी टाइम हुआ है 9:23 AM। चलिए शुरू करते हैं। तो फेड ने क्या हुआ, फेड की तो 25 बीपीएस तो मैंने पहले भी कहा था कि 25 बीपीएस कट होगा। बट पॉइंट इज दैट कि जो इन्फ्लेशन हाई है, अगर वो बोल दे कि कुछ दिक्कत आ सकता है तो फिर वो कमेंट के वजह से मार्केट गिरेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि वो इंडिकेशन किए कि आने वाले जो 2025 है तो उनमें 2 बार ही रेट कट करेंगे। ठीक है, कितने बार? ओनली 2 बार। तो इसी बातों से क्या हुआ, मार्केट में फॉल आ गया कमेंट के ऊपर, क्योंकि वो मूड में नहीं है कि रेट कट। तो अगर मेरा मानना है कि आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है, अगर हम फेड की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो पूरी टर्निंग पॉइंट होता है ये माहौल। तो अगर आने वाले टाइम पे जो इन्फ्लेशन डाटा आता है, अगर वहां पे कुछ भी कूल डाउन काइंड ऑफ सिचुएशन होता है ना, तो आप समझ जाओ कि फेड के तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आना चालू हो जाएगी। चाहे वो फेड के तरफ से आए ना आए, बट मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा रेट कट हुआ फिर इतना डाउन क्यों हो गया, वो सर तो जिस वजह से हमने आज के करीब करीब 1% की गिरावट हो चुका है, जो करीब करीब 300 पॉइंट की ऑलरेडी मार्केट फॉल हो चुकी है। इससे को क्या है, देखो अगर हम टेक्निकल की बात करें, तो टेक्निकल के बेसिस पे मैं ये एक दिखाता हूं। देखो हमारे पास ना बहुत तरीके की एनालिसिस है, बट हमें क्या है ना, एक एनालिसिस अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ है, या स्विंग ट्रेडिंग, तो पहले ही बोल चुका हूं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, निफ्टी के बेसिस पे। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम की, जो ट्रेंड यहां से चालू हुआ या यहां से चालू हुआ, वो अगर आप ये रिग्रेशन लाइन देखोगे ना, तो इसी के बीच में ही है। दैट मीन्स कि ये सपोर्ट 2, 3, 4, तो 4 सपोर्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी काइंड ऑफ सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट है रिग्रेशन लाइन का। ठीक है, तो जिस अगर मार्केट यहां कंसोलिडेशन करके फिर फर्दर डाउनफॉल हो जाता है, मैं कंसोलिडेशन देखो तरीके की बताता हूं, इस टाइप की कंसोलिडेशन करके फर्दर फॉल होता है, तो इसमें एक अच्छी कॉन्फिडेंट आएगा कि मार्केट जो हायर हाई बना के जा रहा था, हायर हाई हाई लो, वो यहाँ पे लो 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 हाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी एनालिसिस। तब हम ये कह सकते हैं कि अब तो मार्केट गया। अब मार्केट का जो पे वो सपोर्ट एरिया है, वो बन के आ रहा है 19,000 से लेके 18,000 के बीच में आएगा, 18,600 के आसपास आ रहा है। बट मैं इस लेवल के तब जाके इसमें बाइंग आएगी, 21,000 के आसपास एक थोड़ी सी काइंड ऑफ सपोर्ट आएगा, बट मोटा मोटी यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है ना, 19,000 आप पकड़ भी लेके चल सकते हो, या 19,000 यहाँ तक भी लेके चल सकते हो। तो वो चीज है। अगर आप एनालिसिस देखोगे कि ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, बियर और बुल दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं तो इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये देखो ये है। तो मोटा मोटी आपका ये जो फिगर आ रहा है 21,800, 22,000, बट मेरा मानना है इससे भी और नीचे देख सकते हैं। तो पहला टारगेट तो है ही है कि 21,000 यहाँ तक, बट यहाँ का भी रास्ता खुला हुआ है। तो यू शुड नॉट बी वरीड टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। सो हम अगर यहाँ पे भी फिबोनाची प्लॉट करते हैं, सो 50 जो परसेंट आ रहा है वो कम से कम 20,700 आ रहा है, तो मोटा मोटी वही लेवल आ रहा है। और जो 61 पॉइंट आ रहा है 19,000, तो मोटा मोटी वही लेवल आ रहा है। तो आई विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एट दिस लेवल, 19,400 टू 19,000 अगर आता है तो देन थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट। ओके, क्लियर। सो पॉइंट इज क्लियर। सो पॉइंट क्या, जब तक इस चीज को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये रिग्रेशन लाइन या इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक हमें बियर में बैठना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
अगर हम इसको इनविजिबल कर लेते हैं और मैं बोला वो लगा देता हूँ मूविंग एवरेज, तो हमने क्या देखा कि जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे एक सपोर्ट है, राइट, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो एक सपोर्ट देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे ओवरलैपिंग थोड़ी बहुत है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको देखने के लिए ना हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं कि ये जो एरिया है कितने दिन इसके नीचे रहा। 1 मिनट हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं और पता लग जाएगा कि इसे कितने दिन रहा। कहाँ गया, ये रहा, देखिए ये देखो इस एरिया में मूविंग एवरेज आया था, 1-2 दिन रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस मिल रहा होगा आपको डेली चार्ट में। सो आपको यहाँ पे एक हिंट मिल गया कि ये जो 200 के नीचे तो है ही है, बट ये प्राइस वाइज एक सपोर्ट है, प्राइस वाइज सपोर्ट है, और यहाँ पे चांसेस तो बहुत 100% भी मैं कह सकता हूँ। ये देखो एग्जैक्टली डाइवर्जेंस मिला है, तो चांसेस था कि ये जो 200 ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग हुआ है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आनी ही आनी है, और एग्जैक्टली आया, और ये हम सपोर्ट लेके चलेंगे। यहाँ पे एक 1 2 3, तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी हमें एक सपोर्ट मिला है। सो हमें रिग्रेशन लाइन जो है, यहाँ पे रिग्रेशन जो ट्रेंड आता है ना, ये कहाँ गया, ये देखो, ये जो रिग्रेशन ट्रेंड उसको यूज करो, नहीं तो मूविंग एवरेज को यूज करो। तो जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो, जब तक इसके नीचे पैटर्न वाइज क्लोज ना हो, तब तक हमें बियर में बिल्कुल बैठना नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा, पैटर्न वाइज, तो दैट मीन्स कि अगर मान लो कि ये ऐसा आ गया, ठीक है, तो इटसेल्फ इट इज ए bearish kind of structure because it should not close below this, it should not trade below this level. So you have to careful at this point. So you should not be worried that कि चलो चलो सारे बेच के निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर तो यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, यहाँ पे इस टाइप की कंसोलिडेशन होनी चाहिए, देन यू कैन थिंक कि उसके बाद तो एक पैटर्न बनने के बाद तो फिर आप बियर में चले जाओ। नहीं तो यू हैव टू वेट कि लेट्स से यहाँ पे फॉल आया और मान लो यहां तक आ गया, ठीक है ना, आपको एक पुल बैक मिलेगा, इस पुल बैक में शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। पॉइंट क्लियर। अगर ये चीज नहीं हुआ, यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, दो सिनेरियो है ना। अगर मैं ये चीज, ये देखो ये चीज होना है और यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं किया, इस टाइप की नहीं हुआ, अगर इस टाइप हुआ तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ। अगर ये इस लेवल के आसपास, ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, शॉर्ट पोजीशन। अगर नेकलाइन के नीचे चल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि इसकी एक बियरिश काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पैटर्न बननी चाहिए, उसके बाद आप शॉर्ट की पोजीशन वाला, ठीक है, क्योंकि बाउंस बैक आने की बहुत चांसेस रहेगा, तो फिर वो आपको दिक्कत हो जाएगी, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो बुल की बात क्लियर, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा हम शॉर्ट में नहीं बैठेंगे। क्लियर, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम शॉर्ट में नहीं बैठेंगे। बिकॉज क्यों नहीं बैठेंगे, ऐसा क्या कारण है क्यों नहीं बैठेंगे, बिकॉज दिस लाइन इज काइंड ऑफ 45 degree look, sorry, so it's showing some kind of 45 degree, right। ये थोड़ी सी वो हो जाता है कि देखिए 36% वो दिखा रहा है ना, बट इट्स नॉट लाइक 36%। इसको आप अगर ऐसे देखोगे तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ 40 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल होता है ये थोड़ी सी गलत होती है, बट इट्स शोइंग सम काइंड, इट्स नॉट ए 90 डिग्री काइंड ऑफ सेटअप, राइट। तो 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री ऐसा होता है और इसकी हाफ है, राइट। तो कहने का मतलब है ये 45 डिग्री का जो ट्रेंड होता है तो इजीली ब्रेक नहीं होती है, बहुत लंबी चलता है और वो डराता है, मैं आपको बहुत बार बताया हूं। तो ट्रेंड 45 डिग्री में है और हमें पता है कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कौन सा लेवल, 23,300, जो 200 का जो लो लगा है, क्या लो लगा है, 23,336। अब 23,263 का लो लगा है अभी रिसेंटली, जो रिसेंट लो आया था। तो हम 23,000 का राउंड फिगर लेके बात करते हैं, इसके नीचे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए।
ये हो गया बुल का जो नेकलाइन है, हमें पता लग गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आपके पास अगर आप 100% इन्वेस्टेड हो, 100% आपके पास मनी नहीं है और आपने पता किया कि भाई यहाँ पे आ गया और कोई स्टॉक बेचने लायक भी नहीं है, लेट्स से, ठीक है ना, लॉस में, तो आप होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 5-5 साल आप नीचे चले जाओ, होल्ड करो, ठीक है। अब कोशिश करो इसका 20%, इसका जो भी फंड है आपका, लेट से 10 लाख है, इसका 20% कितना होता है, 2 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करने के लिए, और वो कहाँ पे, सीधा 18-19 थाउजेंड के आसपास ही इन्वेस्ट करना है, उसके बीच में नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। सो ऑलरेडी यू हैव इन्वेस्टेड एट दिस पॉइंट, ओके, तो आपको यहाँ पे करना है। अगर आपके पास 2 लाख नहीं है, कोई बात नहीं, होल्ड करो, 6 महीना आपकी पोर्टफोलियो पूरी रेड आएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा, बात खत्म। बात ओवर है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब सिंपल होता है कि अगर निफ्टी बियर चलना चालू हुआ यहाँ, तो आप शॉर्ट की पोजीशन देखोगे, ना कि लॉन्ग की पोजीशन देखोगे, ओनली शॉर्ट। और रहा इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब सिंपल होता है कि मार्केट में जो भी पोजीशन है, मार्केट में जो भी पोजीशन है, जैसे अभी अगर मैं बात करूं 3 मिनट को लेके चलते हैं, ठीक है, और 3 मिनट के बेसिस पे अभी क्या है ना, मार्केट का ये एक स्विंग लो है, ठीक है, और ये स्विंग लो आज यू कैन से दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया। सो यू हैव टू स्विच। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको जो भी पोजीशन बनाना है इंट्राडे के में ही बनाना है, आपको नहीं देखना है कि भाई ये क्या कहता हूँ, आपको ये नहीं देखना है कि इस कल क्या होगा, पर इंट्राडे का मतलब इंट्राडे होता है, देखो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, एग्जैक्टली इसको फॉलो मैच कर लेते हैं, सपोर्ट मिला, तो ये 3 मिनट ले लो या 5 मिनट्स ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 1 घंटे की चार्ट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस हमें क्या मिला है, कंटिन्यूस लो लो कैंडल मिला है। तो इसका ये मतलब अभी यहाँ पे एक गैप मिला है, इंट्राडे के बेसिस पे गैप मिला है, और ये जो कैंडल है कंटिन्यूसली लो लो मिला है। सो दैट मीन्स अगर इस हाई के ऊपर आज निकलता है 24,000, जैसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, ठीक है ना, इसके ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में अच्छी बाइंग आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आपके लिए जो एक नेकलाइन रहेगा, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा अगर मार्केट कहीं रुकेगा तो दिस एरिया 24,000 के ऊपर बाइंग आ सकती है, बट हडल जो रहेगा अभी के लिए वो रहेगा 24,300 से लेके 400 के बीच में, राइट। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, या आप सिंपल सा एनालिसिस कर सकते हो, जैसे इंट्राडे में तो 1 घंटे के बेसिस पे जाता ही नहीं हो, तो आप 5 मिनट्स के चार्ट ले लो, और 5 मिनट्स के चार्ट में आप इचुमोकू को प्लॉट कर लो। देखो ऑलरेडी क्या है ना, इचुमोकू लो चल रहा है, तो जब तक इचुमोकू के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाई नहीं करेंगे। देखो इचुमोकू के ऊपर यहाँ तक आने के लिए 11 मतलब 11 के आसपास आ जाएगा, 11 AM, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे तब तक आप, क्योंकि मार्केट ना बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है, और मार्केट अगर 24,000 के ऊपर ट्रेड होने लगा तो डेफिनेटली ये गैप फिलअप ही हो जाएगी, बट रुकेगा तो यहीं पे कुछ समय तक, तो यहाँ पे इंटरडे तो आपके यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, तो वो चीज आपको करना पड़ेगा। तो क्लियर है, इंटरडे के लिए अभी टाइम नहीं है, ठीक है, यू हैव टू वेट, तो चीज क्लियर है। अब दूसरा चीज मैं आपको डेली चार्ट में लेके आता हूं, ये चीज इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्गर टर्म, दोनों चीजें बता दिया। और एक चीजें मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं क्या ये चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, ये इस पॉइंट पे क्या है, इसको ना एक बार मार कर लेते हैं, इसे ऐसे मार कर लेता हूँ, सो दैट यू विल गेट द राइट पिक्चर। ओके, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ओके राइट। सो ये इसमें क्या होगा कि जब जब आपने देखा कि एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ट्रेड नहीं हो पा रहा था, बार बार मतलब वो रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इलेक्शन कर रहा है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया तो हमें एक तेजी मिला
और हमें यहाँ पे क्या मिला, फिर अगेन रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट मिला, तो इसके आसपास आया, फिर सपोर्ट मिला, अब ये। तो इसका क्या कहने का मतलब है, आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम इस लाइन के नीचे ट्रेड हो रहे हैं, हम इस लाइन के नीचे ट्रेड हुए। सो दैट मीन्स, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आई एम लुकिंग फॉर द 26,600 27,000, सो दैट मीन्स अगर इफ इट विल नॉट ट्रेड बिलो दिस लेवल, अगर इसके लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहता है, सो इट शुड कंसोलिडेशन इन बिटवीन दिस रेंज फॉर सम टाइम। So it will consolidation between this range, that means ऊपर का लेवल आप 25,000 ले लो, नीचे का 24,000 ले लो, तो इस लेवल के कंसोलिडेशन करने के बाद जाके अगर निकलेगा तो हो सकता है कि स्लो एंड स्टेडी इज गोइंग टू टच एटलीस्ट, देखो स्लो एंड स्टेडी इज टच एटलीस्ट 26,000, और वो भी कब होनी चाहिए, अप्रैल के आसपास आप पकड़ लो, अप्रैल से मई के पकड़ लो, मतलब इस टाइप की, मतलब बॉडी वाली तेजी नहीं वो मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो वो चीज शायद हो सकता है, अगर ये चीज फिर दोबारा ब्रेक कर दिया, कंसोलिडेशन करके ब्रेक कर दिया, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी के मामले में इसके ऊपर ट्रेड कर पाएगा, ठीक है। तो वो चीज है। दूसरा चीज ये क्यों मैं इंपॉर्टेंट लेता हूं, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है निफ्टी की पी, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के बेसिस पे होता है। तो उस बेसिस पे हमें 22,800 से लेके 23,000 ये बहुत क्रूशियल एरिया सपोर्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। तो ये बहुत मायने रखता है कि इसके नीचे ना जाए, क्लियर। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर हम ये सारे चीज मैंने आपको बता दिया, इफ एंड बट सिचुएशन है, ठीक है, और लेट्स सी क्या हो सकता है क्या नहीं, वो चीज हम देखेंगे स्लो एंड स्टेडी। देखो ऑल टाइम हाई को अगर भी टच करता है ना, सो इट विल, अगर मैं मानता हूँ कि ऑल टाइम हाई भी रेजिस्टेंस लेता है, तो ये आ रहा है 16 अप्रैल 2025। तो ये जो मैं एरिया को प्लॉट किया हूँ, ये देखो ये जो एरिया है ना, तो ये क्या है कि अगर मेरा फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इस मार्च में ये कंसोलिडेशन ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है, और इस टाइप की कंसोलिडेशन ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर मैं ये लेके चलता हूँ, नो दिस इज द टॉप एरिया, राइट, सो वी कैन सी कि दिस इज द टॉप एरिया अगर है, तो वी कैन सी कि हमारी जो कंसोलिडेशन है, जो करेक्शन है फेज का, अगर मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें कहाँ तक क्या होनी चाहिए, अगर ये एरिया है तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई तक भी लेके चल जा सकता है। कहाँ तक लेके जा सकता है? जुलाई तक। तो ये दोनों एरिया को मार्क करना पड़ेगा हमें, मार्च देन जुलाई। मार्च में किस टाइप की पैटर्न बन रहा है ये जरूर देखना, वहाँ पे उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू क्या है, इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू क्या है। अगर लगा कि नहीं यार और फॉल बाकी है, देन वी कैन एक्सपेक्ट नहीं, ये तो फिर जुलाई चला जाएगा, जून जुलाई पे जाके ये पूरी कंसोलिडेशन पैटर्न खत्म होगी, कंसोलिडेशन इन द सेंस इस टाइप की, और यहाँ पे एक न्यू ट्रेंड चालू हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीज हमें टाइम बताएगा, अभी कोई नहीं बता रहा है, अभी वो कौन बताएगा? टाइम बताएगा। बट अभी के टाइम पे मेरा जो मानना है कि निफ्टी शुड ट्रेड इन बिटवीन दिस रेंज फॉर एटलीस्ट मार्च के लिए या जुलाई के लिए। तो मैं तो पहले ही भी ये कह रहा हूँ, और इसको अगर ब्रेक करता है तो मेरी एनालिसिस चेंज मैं करूँगा। क्यों इसको ब्रेक करता है? तो फिर आई एम नॉट कंफर्टेबल टू लुक फॉर द ऑल टाइम हाई, बट यहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहूँगा, ठीक है। एनालिसिस ऐसे ही होता है, कंफर्मेशन हमेशा लोअर लेवल पे मिलता है, ना कि हायर लेवल पे मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। इसको सारे डील करते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया अभी, इंट्राडे, डेली, वीकली, फंडामेंटल। अब आ जाओ बैंक निफ्टी में।
तो हमने क्या कहा कि बैंक निफ्टी जो ब्रेकआउट दिया इट शुड टच एटलीस्ट ऑल टाइम हाई, ये अभी तक ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया जबकि करना चाहिए था। एक मिनट हम निफ्टी फाइनेंस देख लेते हैं। हाँ जी, वो करना चाहिए था बट वो नहीं किया। सो बट फ्रॉम दिस लेवल ये डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है और ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, सो यू कैन से दिस इज द हायर हाई काइंड ऑफ सेटअप। तो यहाँ पे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग स्टॉक है, जो बैंक निफ्टी है, वो काफी मजबूत है कंपेयर टू निफ्टी, कंपेयर टू निफ्टी। तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी हायर हाई पैटर्न बन रहा है, तो बट जो कि निफ्टी में दिक्कत हो रही है आ रहा है बट बैंक निफ्टी में नहीं। सो बैंक निफ्टी में इस टाइप की पैटर्न बनना और निफ्टी को हम नीचे के बारे में सोचना है कि 18,000 हो जाएगा 19,000, तो विच इज नॉट, मतलब मैं तो कंफर्टेबल नहीं हुआ, नंबर वन। नंबर टू, आई वाज एक्सपेक्टिंग, सो दिस इज द ब्रेकआउट गैप एरिया, आई शुड नॉट फिल अप बट अनफॉर्चुनेटली इट फिल्ड दिस गैप। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका यह मतलब है, जो मैं समझ रहा था कि यहाँ से एक बड़ी मूव आने वाली है बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट गैप होता है तो जनरली ब्रेकआउट गैप इतनी इजीली फिलअप नहीं होता। जब इतनी इजीली फिलअप हो गया है तो बड़ी मूव के लिए तो मैं 55,000 56,000 तक ही देखूंगा, उससे ज्यादा शायद ना देखूं। ठीक है, अब देखो बोलते बोलते बैंक निफ्टी जो है ना वो ऑलरेडी रिकवर करना चालू कर चुका है आफ्टर फिल दिस गैप। ठीक है, एक गैप फिलअप हो गया है, तो इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेकआउट गैप नहीं है। सो एनालिसिस ऐसे ही होता है, कोई पहले पता ही नहीं चलता, और जब ब्रेकआउट गैप नहीं है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई देखो यहां से तेजी होगा। अगर बैंक निफ्टी ये चीज है, ये देखो ये 61% 8% का करेक्शन आ गया, ये कहां से आ गया, ये चीज देखो यहां से अगर फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूं तो मोटा मोटी ये का जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो हो चुका है। क्या हो चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है। तो अभी हडल क्या है बैंक निफ्टी के लिए, ये एक लेवल हडल है कि इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी ये आ रहा है और ये स्लोली स्लोली इस टाइप की पैटर्न बनाता है तो अगेन यू विल गेट ए गुड सेटअप फॉर द बुलिश स्ट्रैटेजी। अगेन पहले ही बुलिश स्ट्रैटेजी है, कोई बात नहीं, उसको होल्ड करो, स्टॉप लॉस लगाओ। अगर फिर दोबारा मिलता है फिर बुल में बैठेंगे। बियर में तो बैठने की सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि बियर तो बोल नहीं रहा है कि बियर में बैठूं मैं। ठीक है ना, मैं पोजिशनल की बात करता हूँ, मंथली की बात करता हूँ, मैं वीकली की बात नहीं कर रहा हूँ। सो स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि शुड ट्रेड अबव द 55 टू 57,000 शुड टच दिस लेवल। सो लेट्स सी, बैंक निफ्टी में मुझे कोई डर नहीं है। कम टू द इसके बेसिस पे 500, so look this 500 and look this nifty 50, so both are the showing some kind of different chart। निफ्टी 50 एक कंजूसी है, अप ट्रेंड के लिए कंजूसी है, बिकॉज देखो इसके आसपास है, तो जितना ये टाइम नीचे स्पेंड करेगा ना उतने के लिए वो टाइम मिल जाएगा कि एकदम से ऊपर जाने के लिए। अगर ये ऊपर जा रहा है फिर रेजिस्टेंस काइंड ऑफ लेगा, फिर नहीं जा पाएगा, फिर नहीं जा पाएगा, ऐसे ऐसे करते करते तो टाइम निकल जाएगा। बट पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर 500 लेट से आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इसको क्या मिल रहा है, बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिल रहा है कि यहाँ पे गैप है, ये जो एक्सपेक्टेशन में पहले कह रहा था कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आएगा, देखो एग्जैक्टली आया। और ये कंसोल देखो 500, अब लुक दिस 500 यार, क्या गैप, क्या अभी तक ये 500 जो है ना ये गैप को फिलअप नहीं किया। तो आप ये अगर बोलोगे कि अच्छा ये तो ब्रेकआउट गैप नहीं हो सकता, देखो जब तक गैप फिलअप नहीं होता ब्रेकआउट गैप क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, ऐसा क्या उठ के नहीं। यहाँ पे एक चैनल था और ब्रेकआउट गैप हमेशा एक पैटर्न के बाद होती है, और ये देखो एग्जैक्टली ये चैनल को ब्रेक किया, सो वी कैन से दिस इज द ब्रेकआउट गैप। वी कैन से, ये नॉर्मल गैप की बात नहीं कर रहा हूं, सी दिस इज ऑल्सो ए गैप, सो ये ब्रेकडाउन गैप है। पॉइंट क्लियर, यहां पे ब्रेकडाउन गैप है तभी तो हमें यहां पे मिला। और ये ब्रेकडाउन गैप कैसे मिला, ये चीज को हमें समझना पड़ेगा, ये ब्रेकडाउन गैप कैसे मिला। ये चीज देखो, यहां पे मैंने ट्रेल लाइन ड्रॉ की तो यहां पे मुझे ब्रेकडाउन मिला। तो ब्रेकआउट गैप ब्रेकडाउन गैप ऐसे ही होते ही, और ब्रेकडाउन मिला, देखो कितने नीचे आए,
ब्रेकआउट गया, आप क्यों नहीं जा सकते ऊपर, क्यों नहीं जा सकते जब एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है तो, ठीक है ना। एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप होता है, ना कि जंप करते हैं एक से दूसरा दूसरा, आज ऐसा लगा कल ऐसा लगा, ये इसने बोल दिया ये इसने कह दिया। माइंड को मैनिपुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। अब बोलोगे यार इतने दिनों के बाद आप आ रहे हो, इतने सारे एनालिसिस कर रहे हो, भाई यही तो है कि जो समय जब खराब होती है ना, उस टाइम पे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, वो इंट्राडे वो चीज बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छी कैसे रिकवरी होगी, तो कहने का ये मतलब है अगर ये कंसोलिडेशन ये अच्छा खासा होता है तो 500 में ऊपर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके लिए क्या है, ये देखो मार्च के महीने में आप फरवरी मार्च में भी आप टॉप में जा सकते हो, टॉप के आसपास जा सकते हो, जबकि वहां पे जुलाई में जा रहा था निफ्टी, ठीक है ना। तो 500 का क्या मतलब, 500 का जो चार्ट होता है बहुत पावरफुल होता है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि 500 निफ्टी में 50 स्टॉक होता है और जो 500 जो चार्ट होता है उसमें 500 होता है, 500 स्टॉक। तो उसमें क्लैरिटी जो होता है ना, पिक्चर जो क्लैरिटी होती है ना, वो समझ में आता है। मैं तो ये समझ गया। सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें ना, मिड कैप एंड स्मॉल कैप क्या है सेलिंग, जनरली निफ्टी में अगर कोई बियर फेज चालू होता है तो सबसे पहले जो सेलिंग आता है ना, वो तो आता है लार्ज कैप में, मना नहीं कर रहा हूं, बाइंग आता है लार्ज कैप में। बट स्मॉल कैप मिड कैप में सबसे ज्यादा पोजीशन होता है, एफआई का भी होता है, डीआई का भी होता है, रिटेलर का भी होता है। तो सबसे ज्यादा सेलिंग वहां पे होता है, 2-2%, अगर निफ्टी 1-1% है, ये 3-3%, चार कहाँ है मिड कैप स्मॉल कैप। आप ठीक है आज हम 1% की गिरे, पर अब बाकी देखो ऑल टाइम हाई को टच कर लिए। तो इस बेसिस पे भी नहीं लगता कि भाई मार्केट में इतनी खराबी है। जब सारे चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इतनी खराब नहीं है, तो मैं क्यों सोचूं बियर के बारे में, क्यों सोचूं अभी 18,000 19,000 के बारे में, 18,000 19,000 के बारे में। अब उसके लिए तो मैंने एक नेक लाइन बना दी, भाई अगर मार्केट 23,000 के नीचे ट्रेड होने लगा या इसके नीचे क्लोज होने लगा, 10 दिन 15 दिन पैटर्न बनाया, उस तब मैं सोचूंगा। अब मैं क्यों सोचूं, सिंपल, क्योंकि अभी जो घटना घटा ही नहीं, तो उसके बारे में सोचूं तभी तो आदमी लॉस करता। अब मैं यहां पे बेच के सब कुछ चला जाऊं, सब कुछ बेच दूंगा, तो क्या होगा, मार्केट जब रिकवरी करना चालू होगा ना तो आपको रिग्रेट होगी। फिर मैं जाके फिर 26,000 पे जाके मार्केट में खरीदूंगा, फिर मार्केट आ जाएगी नीचे। ऐसा होता ही नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, कॉन्फिडेंट आ रहा है। अब पूरी स्टॉक देखो, पूरी जितने भी इंडेक्स है, जैसे ऑयल एंड गैस है, ये देखो मैं ऑयल एंड गैस में अभी पॉजिटिव आने वाला हूँ। ऑटो है, ऑटो में यहाँ पे बहुत अच्छी मूव आएगा। तो अनस्टेडी सब कुछ देखो, एफएमसीजी यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है, एफएमसीजी में भी बाइंग आना चालू हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं है। आईटी तो मैं ब्रेकआउट हो चुका है, ये देखो यहाँ पे। तो ये जो आईटी है ना, ये बहुत पॉजिटिव है। मार्केट गिरेगा तो आईटी और सस्ता हो जाएगी, ठीक है ना। मेटल में जैसे मैंने कहा पहले ही कहा कि मेटल में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, हेड एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश करा है। अगर मार्केट में पॉजिटिव आ रहा है तो सबसे ज़्यादा मूव मेटल, एफएमसीजी, क्योंकि वो बहुत लो में है, ठीक है ना। आईटी जो पहले से आउट परफॉर्म कर रहा है वो तो भागेगा ही भागेगा। मिड क्या स्मॉल बैंक निफ्टी जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो तो भागेगा ही भागेगा, चाहे निफ्टी भागे या ना भागे। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। फार्मा में चैनल पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रेकआउट आ सकता है। पीएसयू बैंक देखो, पीएसयू बैंक यहाँ पे कंसोलिडेशन होके बहुत अच्छी में जा सकते हैं। रियलिटी डेफिनेटली यार, यहाँ पे एक बार रुकना चाहिए रियलिटी में, लेट्स सी, ठीक है। अब बहुत बातें हो गई किसकी, हमारी मार्केट। अब आते हैं यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट जाने से पहले एक बार हम लोग बात करते हैं कि डॉलर। तो जो मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे पहले ही कहा था कि यहाँ तक तो मिनिमम आनी चाहिए, एक 107 और 108 तो आसपास आ गया। तो यहाँ से क्या, क्योंकि अगर आप डॉलर को ध्यान से देखोगे तो यू आर गेटिंग ए डाइवर्जेंस, राइट। सो डाइवर्जेंस दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो तेजी है, इस तेजी कहीं ना कहीं खत्म इस यहां से हो चुका है या यहां से हो गया, हो जाएगा। तो अगर यहां से हो चुका है इस पॉइंट पे, तो इट शुड कम यहां तक तो आनी चाहिए,
यहाँ तक आनी चाहिए मिनिमम। अगर ये चीज अभी यहाँ पे खत्म हुआ, ये जो फिफ्थ वेव 1 2 3 4 फिफ्थ यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसको और नीचे आनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों में डाउनफॉल दिखा रहा है, बट नीचे का लेवल क्या है वो अभी पता नहीं चलेगा। मतलब यहाँ जितना ऊपर ये इतना नीचे। अगर डॉलर इतना नीचे आएगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगी? किसको होगी? गोल्ड यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चल रहा है। और किसको होगा? कॉपर को, जो ऑलरेडी मैंने बाय करना चालू कर दिया है। तो कॉपर अगर तेजी हुआ तो कहां से इक्विटी मार्केट नीचे की हम बात करेंगे भाई? गोल्ड डॉलर नीचे आया तो सीधा कॉपर में तेजी आएगी। तो तेजी आएगी दैट मीन्स कि अंदर में डिमांड आ रही है। अब डिमांड आ रही है तो हमारी इक्विटी मार्केट डाउ जोन्स सीवियर फॉल, मतलब फ्री फॉल हो जाएगा, निफ्टी फ्री फॉल कैसे हो जाएगा? हजम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज, ये तो हिंट दे रहा है कि भाई यहां से बाइंग आना चाहिए। अब ये डबल बटन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि कॉपर यहां से यू टर्न देगा या यहां जाके फिर कंसोलिडेशन करके यू टर्न देगा, बट मोटा मोटी ये बाइंग मोड में आ चुका है मोटा मोटी। तो कॉपर में बहुत बड़ी बड़ी बेरिश नहीं है। डॉलर में चांसेस बहुत है कि यहां से बेरिश होने की चांसेस ज्यादा है। तो जब डॉलर आपको बेरिश इतना दिखा रहा है, देखो मान लो कि यहां से 3% बहुत मायने रखता है। देखो कल कल कितना परसेंट तेजी हुआ? 1%। तो मार्केट देखो क्या हो गया। अब आ जाते हैं उस बेसिस पे यूएस मार्केट के बारे में बात करें। यूएस मार्केट से पहले बाकी के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे निक्की है, कहाँ है, कहाँ फॉल है निक्की? मतलब आप कहीं आप फॉल नहीं देखोगे, सिर्फ निफ्टी इंडिया में देखोगे, यूएस में देखोगे, कहाँ फॉल है निक्की में? कोरिया, कोरिया एक फॉलिंग चैनल मतलब चल रहा था। ये इसको तोड़ने दो, इस लेवल को ब्रेक करने दो, मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आप देखो कोरिया में कैसे बाइंग आ रही है। मतलब कहीं भी एक चीज नहीं लग रहा है कि कोरिया नीचे चला जाएगा, निक्की नीचे चला जाएगा। अब ये क्या है? ताइवान। ताइवान अभी भी स्ट्रांग में खड़ा है, अभी भी स्ट्रांग में खड़ा है। मतलब इसको ब्रेकआउट के बाद हमें बहुत अच्छा की चीज ऊपर दिखेगा। अब ये क्या है? रसिया। रसिया तो कंटिन्यूसली लो लो बना रहा है, बट यहाँ पे डाइवर्जेंस ही डाइवर्जेंस आ रहा है। तो किसी भी टाइम पे यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड एंडिंग डायगोनल पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न। सो किसी भी टाइम पे रसिया में बाइंग आ सकती है। ठीक है, ये क्या है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील तो कंटिन्यूस लो लो, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा ब्राजील को। ठीक है, हैंगसेंग। हैंगसेंग में क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पे एक बड़ा सा जो ट्रेंड चल रहा है इसका, ये चीज बस ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो किस दिन कंफर्मेशन आएगा भाई, तेजी होगा। मतलब दुनिया भर की मार्केट, जितने भी एशियन मार्केट हो, अच्छा मैंने एशियन मार्केट की बात कर ली, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट वही है, हैंगसेंग की जो है वो इमर्जिंग वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं फिटसी। चाइना, चाइना कुछ नहीं है, वही हैंगसेंग जो है चाइना वही है। अब आते हैं फिटसी। फिटसी क्या है ना, ये एक रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है, बट सपोर्ट भी है ना, बट सपोर्ट भी है ना। और पहले से ही क्या चल रहा है? हायर हाई, और बहुत अच्छा खासा। तो किसी भी टाइम पे बुल हो सकता है वीकली के लिए। ये लो, किसी भी टाइम पे यहाँ पे बाउंस बैक करेगा तो बहुत अच्छी बाइंग आ जाएगी। किस में आ जाएगी? फिटसी में आ जाएगी। अब ये वीकली की बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ डैक्स। डैक्स तो पहले ही से ब्रेकआउट दे दिया था, मैंने पहले भी कहा था भाई यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है। तो डैक्स में कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है मुझे। क्याक, क्याक जो है ये डबल बटन बना के यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, तो एक बार इसको ट्रेड करने दो इसके ऊपर, तो फिर देखो मजे ही मजे क्याक में। मतलब सारी जितने भी एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, कहीं दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत आएगी सिर्फ इंडिया और उसमें यूएस मार्केट में। ये हजम हो रहा है। अब आ जाओ बिटकॉइन की बात। बिटकॉइन में कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है। बस ऊपर जाएगा, थोड़ी बहुत नीचे नहीं आएगा क्या? कल कितना परसेंट डाउन हो गया था? 5%। क्या दिक्कत है उसमें? बिटकॉइन में 5% क्या कुछ मायने रखता है? कुछ नहीं। अब आ जाते हैं किसके बारे में बात करते हैं? रुसेल। अब रुसेल क्या है ना, ये जो ऑल टाइम हाई को टच किया और अभी भी
इसी लाइन पे ही ट्रेड हो रहा है, मतलब ये जो सॉरी ये जो चैनल लाइन है ना, इसी चैनल में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इस चैनल में ट्रेड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4% की रुसेल स्मॉल कैप है यार, वो तो है, बट ऐसे कोई मेजर चीज चेंजेस दिख नहीं रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली वही हो रहा है, देखो सपोर्ट के आसपास है। ओके, तो अभी यहाँ पे कोई चेंजेस ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नास्डैक। नास्डैक में क्या है, देखो इनकी मार्केट और हमारी मार्केट, देखो इनकी मार्केट क्या है, अगर आप यूएस मार्केट देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो इनकी मार्केट में ऑलरेडी स्टार्ट नहीं हुआ था करेक्शन, अभी करेक्शन चालू हुआ है। और हमारे एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन होकर नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, अब इसका ये मतलब है कि ये चांसेस बहुत है, इसको ना हम वीकली चार्ट में लेते हैं कि डे टू डे बेसिस पे इनकी मार्केट को देख नहीं सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी हम करेक्शन पे बैठे हुए हैं। अब इनमें लगाइए मूविंग एवरेज 10-20 का लगा लीजिए। देखिए, अब जिस दिन 10-20 यहाँ पे क्रॉसओवर दिया तो किसी दिन भी 10-20 के नीचे ने क्रॉसओवर नहीं दिया, तो जब नहीं दिया तो क्यों हम इतना डरे, क्यों डरे? नंबर 1, SPX S&P यहाँ से क्रॉसओवर दिया नवंबर 2023 से, अब एक साल खत्म हो रहा है, एक साल अभी भी रेस्पेक्ट दे रहा है इस मूविंग एवरेज को। आप इसके क्रॉसओवर तो होने दो, इसके नीचे तो ट्रेड होने दो, ये कम से कम एक हफ्ता। अभी ये देखो, एक हफ्ता आया था, अचानक एकदम से क्लोजिंग आ गया ऊपर। अब बिल्कुल अभी ऐसा कहीं भी सिनेरियो देखो, ये आसपास ही है, अगर इसके नीचे ये वाला नेकलाइन ले लो 41,800, तब जाके हम माने कि हाँ भाई ये कुछ दिन तक नीचे कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा है। बट मानना यही है कि सारे मार्केट में अच्छा खासा कंसोलिडेशन, अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है, बट यूएस मार्केट में नहीं हुआ है। तो वी कैन थिंक कि भाई हाँ, आने वाले टाइम पे ये भी कंसोलिडेशन फेज या स्मॉल काइंड ऑफ करेक्शन फेज में जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट। सब कुछ बता दिया मैंने आपको, तो मुझे कोई डर नहीं है, बात यूएस को लेके कोई डर नहीं है। और ये 74% विक्स में तेजी आया है, तो जनरली विक्स में तेजी एक बड़ी फियर के लिए इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ फियर, तो वो तो है ही है, बट वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग इन द वॉलेटिलिटी से। तो क्या होता है कि वो ये जो वीकली क्लोजिंग अभी तक हुआ नहीं है, ये ना डेली कैंडल है, ये देखो ये एक दिन से यहाँ पे आया था, फिर एक दिन से यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। सो एक बार वीकली क्लोजिंग होने दो, देन विल थिंक कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। अगर डेली लाइन चार्ट के बेसिस पे जाए तो मुझे डरना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जब जाएगा तब जाके हमें डरना है। जब हम वीकली में के बेसिस पे चल रहे हैं, सो यहाँ पे थोड़ी बहुत डरना तो चाहिए, मे नॉट बी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इसकी जो हाई जो लो है वो इतनी आसान नहीं है। देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट बाकी को मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, ये देखो मैंने ड्रॉ किया ना, तो हो सकता है वीकली अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स यहाँ पे दोबारा आ जाए तो एक चैनल में आएगा, तो चैनल में आएगा दैट मीन्स कि आने वाले टाइम पे इस टाइप की पैटर्न बना सकता है, तो ये बहुत बड़ी मायने रखता है। ठीक है ना, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स एटलीस्ट फ्राइडे तक वेट करते हैं क्या हो सकता है। और रहा यहाँ पे तो इंडिकेटर देखने की कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, तो ये था पूरी मार्केट के ऊपर व्यू। बाकी ठीक है, देखो 300 पॉइंट माइनस था, बाकी तेजी हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ क्लोजिंग होता है, तो डे टू डे बेसिस पे फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, थैंक यू।